राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो अंजू दीदी नाटक हम लोग देख रहे थे। बताया था मैंने कि इस नाटक में 2 अंक हैं और दोनों अंक में 3-3 दृश्य हैं। तो पहले अंक का पहला दृश्य हमने देख लिया है। इस क्लास में हम लोग पहले अंक का दूसरा और तीसरा दृश्य देखेंगे, यानी इस क्लास में पहला अंक समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा दृश्य बहुत छोटा सा है, इसमें केवल जानकारी दी गई है, स्थिति के बारे में बताया गया है। तीसरा दृश्य इसके बाद फिर बड़ा है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए पहले तो दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरा दृश्य में बताया गया है कि कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है और श्रीपत खाने की चादर खाने की मेज पर जूता समेत सोया हुआ है। मेज की चादर गोला सा बनी उसके सिर के नीचे तकिए का काम दे रही है। मेज चूंकि इतनी लंबी नहीं कि वह टांगे पसार कर लेट सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरी के घुटने पर है, लेकिन दोनों टांगे एक ओर को झुकी हुई हैं और अलग अलग होना ही चाहती हैं। मेज के पास फर्श पर एक आधा जला सिगरेट पड़ा है और घड़ी में 12 बज रहे हैं। फिर पर्दा गिर जाता है और दूसरा दृश्य आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। आगे आते हैं हम पहला अंक के तीसरे दृश्य पे। ठीक, तीसरा दृश्य में कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। घड़ी में 3 बज चुके हैं अब, और खाने के कमरे में श्रीपत पूर्ववत मेज पर सोया हुआ है, लेकिन उसके सिर के नीचे की जो चादर गोला बना कर रखा था वो फर्श पर पड़ी है और पांव भी मेज के नीचे लटक रहे हैं। पर्दे के दूसरी ओर बैठक में अंजलि और वकील साहब बातें करते हुए प्रवेश करते हैं। अंजलि कहती है, आइए अब दिखाऊं श्रीपत को, खाने की मेज पर सोया हुआ है। तो इंद्र नारायण कहते हैं, खाने की मेज पर? तुम कह क्या रही हो? अंजलि कहती है, हाँ हाँ, खाने की मेज पर। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि सुबह उसके कारण नाश्ते को 9 बज गए थे। अब बहाना न बनाती तो दोपहर के खाने को 4 बज जाते और उन्हें खाने के कमरे की ओर ले जाती है। तो इंद्र नारायण कहते हैं कि अरे भाई, तो उसे जगाया नहीं तुमने? अब तक सोया पड़ा है। तो अंजलि कहती है, जगाया? हाँ, मैंने 3 बार जगाने की कोशिश की। एक बार ऊँ करके सो गया, दूसरी बार सिर्फ करवट बदली और तीसरी बार कंधों को झकझोरा तो बोला, दीदी सो लेने दो, रात भर का जगा हुआ हूँ, 3rd क्लास में सफ़र किया है, पल भर को भी आँख नहीं लगी। तो इंद्र नारायण कहते हैं, 3rd क्लास में? तो अंजलि कहती है, हाँ, और हमारे नौकर तक इंटर में जाते हैं, बताइए, और ये 3rd क्लास में सफ़र करके आया है। तो इंद्र नारायण कहते हैं कि 2nd या इंटर में शायद जगह न मिली हो, तो इसलिए 3rd क्लास में आया हो। पर्दे के इधर खाने के कमरे में प्रवेश करते हुए श्रीपत को सोए देखकर कहते हैं इंद्र नारायण कि देखो तो कैसे सो रहा है, कोई तकिया ही रख दिया होता उसके सिरहाने। तो अंजलि कहती है, बिस्तर खोला था कि बिछाऊं? देखती हूँ न चादर है न तकिया, और वह अचकन और पायजामा जिनका जिक्र बड़े तमतराक से हो रहा था, गायब है। तो इंद्र नारायण कहता है, लेटे हुए श्रीपत की ओर स्नेह तथा दया भरी दृष्टि से देखता है और कहता है, पर अपने तो तकिए थे ना, मान लो वो तकिया बिस्तर नहीं लेके आया था तो हमारे यहाँ तो तकिया थे, वही लगा दी होती। तो अंजलि कहती है, रखती कैसे? मेज की चादर रखी हुई थी तकिया बनाकर सिरहाने, शायद करवट लेते समय गिर गई होगी, यह देखिए यहाँ पड़ी है। इंद्र नारायण अब मेज के पास जाते हैं और श्रीपत को जगाते हैं। कहते हैं, श्रीपत, श्रीपत, उठो भाई। श्रीपत पहले करवट बदलता है, फिर लंबी ऊह ऊह करता है
और चुटकी बजाता है और जम्भाई लेता हुआ उठ बैठता है। श्रीपत उठता है और उल्टे हाथ से आंखें मलते हुए कहता है, अखा जीजा जी हैं, कहिए आ गए आप। मेरा ख्याल है मैं कुछ पल के लिए सो गया था। तो अंजलि अब मुंह बनाते हुए कहती है, कुछ पल के लिए? मालूम भी है तुमको क्या समय हो रहा है? 3 बज चुके हैं। अन्नों के कमरे में खाना खाया तुम्हारे कारण, यहाँ मेज पर तो तुम सोए हुए थे। श्रीपत कहता है, सोचता था नाश्ता करके जरा आराम के साथ 2-1 सिगरेट सुलगाऊंगा, लेकिन ज्यों ही मेज पर टांगे पसार कर सिगरेट पीने के मूड में बैठा कि नींद आ गई। आपकी कसम जीजा जी, यहीं कुर्सी पर नींद आ गई और सिगरेट। फिर अपने आसपास देखता है और कहता है, देखिए सिगरेट वहाँ पड़ी है, जरा उठाना दीदी। अंजलि एक बार सिगरेट की ओर देखकर फिर क्रोध से श्रीपत की ओर देखती है। तो श्रीपत कहता है, अरे दीदी, यह कोई सांप है जो तुम्हें काट खाएगा? तो अंजलि लेकिन फिर भी हिलती नहीं है सिगरेट उठाने के लिए। तो श्रीपत नौकर को आवाज़ देता है, राधु को। कहता है, राधु। राधु अंदर से कहता है, जी आया। श्रीपत वहीं से चिल्ला के कहता है कि जरा दिया सलाई की डिबिया लाना। और वकील साहब सिगरेट उठा के श्रीपत को देते हैं। श्रीपत कहता है कि बात यह है कि जीजा जी, रात पल भर के लिए भी आंख नहीं लगी और जैसे ही कुर्सी पर बैठा कि ऊँघ गया। तो इंद्र नारायण कहते हैं, लेकिन तुम तो मेज पर। तो श्रीपत कहता है, ये कमबख्त डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ जरा ऊँघ में एक और झुका के लुढ़क गया। तो इंद्र नारायण कहते हैं, लेकिन भाई बिस्तर तो बिछवा लेते, नहीं तो उधर बैठक में तख्त या काउच पर सो जाते। तब तक राधु प्रवेश करता है और कहता है कि यह लीजिए दिया सलाई की डिबिया साहब। अंजलि कहती है, राधु वह चादर उठा ले जाओ और धोबी के कपड़े में डाल दो। राधु जाता है और चादर उठा के रख देता है। श्रीपत वहीं बैठे बैठे सिगरेट सुलगाकर उसका कस लेते हुए कहता है कि पर मैं इस मेज पर कैसे सो गया, यह मुझे खुद मालूम नहीं। शायद कुर्सी से गिरने पर नींद की झोंक में। तो अंजलि अब कटुता से कहती है, अच्छी जगह निकाली है तुमने सोने के लिए। तो श्रीपत कहता है, मैं असल में कभी कभी सो जाया करता हूँ मेज पर। मैं कहता हूँ दीदी, तुम्हें याद है ना, नाना जी की मृत्यु के बाद मैंने एक दैनिकी निकालने की मूर्खता की थी। पत्र का मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक भी मैं ही था। कई बार जब रात को संपादकीय लिखते लिखते देर हो जाती, कसम तुम्हारी दीदी, पंखे के नीचे वही मेज पर सो जाता और दूसरे दिन जब आँख खुलती तो 12 बजे की शिफ्ट काम पर आ चुकी होती। और हंसने लगता है और कहता है कि मैंने आदेश दे रखा था चपरासियों को कि मुझे सोते में हरगिज न जगाया जाए, और स्वयं ही जोर का ठहाका मारता है। तो अंजलि कहती है, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है सख्त खुर्री मेज पर? तो श्रीपत हंसते हुए कहता है, तुम खूब जानती हो दीदी, तुम्हें मखमल के गदेलों पर नींद न आती थी और हम खुर्री चारपाई पर सो जाया करते थे। तुम्हारे कमरे के पास से कोई गुजरे भी तो तुम्हारी नींद उचट जाती थी और हमारे कानों के पास ढोल भी बजते तो हमें खबर न होती। तुम्हारी कसम, मैं तो 3rd क्लास में भी सो जाता, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि एक बार जाकर बैठा तो उठकर कमर तक सीधी न कर सका। तो अंजलि कहती है
कि पर ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई कि सेकेंड छोड़कर थर्ड में सफर करने लगा। नाना जी का दिया सब क्या किया तुमने? श्रीपत कहता है, अब क्या बताऊं दीदी, चला तो सेकेंड में ही था, पर मेरे डिब्बे में तो घोर सन्नाटा था। साथी मुसाफिर थे, पर मेरे लिए उनका अस्तित्व नहीं के बराबर था। कहता है कि दोनों शायद यूरोपियन थे और अंग्रेज थे। मुझसे तो क्या बोलते, 12 घंटे की यात्रा में कम भक्तों ने आपस में भी नज़र तक न मिलाई। मैं तो ऊब गया वहाँ बैठे बैठे। तभी एक स्टेशन पर, न जाने वह कौन सा स्टेशन था, कोई छोटा सा था, किसी कस्बे का स्टेशन। अब क्या कहूँ दीदी, कैसी छवि दिखाई दी। कसम आपकी जीजा जी, भला की सुंदरी थी वह लड़की। नगरों का सौंदर्य भी देखा है आपने? शरारत से अंजू की ओर देखता है और हंसता है। कहता है, पीला और बीमार, जिसे खाने के समय का इतना ध्यान रहता है कि खाना ही नहीं पचता। और एक वह लड़की थी कि कुंदन की तरह दमकता हुआ रंग और यौवन का, फिर जोश में मेज से नीचे उतर जाता है। अंजलि। अब अंजलि को बातचीत की इस रुख में पति की दिलचस्पी को देखकर उसके माथे पे तेवर चढ़ जाते हैं। वो गुस्सा हो जाती है कि लड़की की सुंदरी की बात हो रही है और ये भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं बात में। तो वो अब क्रोधित हो जाती है और कहती है कि मैं पूछती हूँ, आप श्रीपत की गंदी बातें ही सुनते रहेंगे या आराम भी करेंगे? खाना खाया है, अब आराम कीजिए, फिर आपको जाना होगा। मतलब इसको हर चीज़ का टेंशन है। समय से खाना खाओ, समय से आराम करो। अब किसी की इच्छा नहीं भी आराम करने की तो ज़बरदस्ती उसे आराम करवाओ। भाई आराम करना, सोना, जगना ये तो व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप मशीन की तरह सबको चलाएंगे। नहीं, सोने का समय, अब जाओ सो, भले उस आदमी को नींद ना आए, उसको बात करने का मन हो, तो ये अपनी व्यक्तिगत इच्छा होती है। लेकिन ये अपने हिसाब से चलाना चाहती है एकदम कि एकदम 12 बजे आराम करने का समय है, आपको आराम करना ही होगा। 8 बज गया, आपको भूख लगी है चाहे ना लगी है, आपको नाश्ता करना ही होगा। हर चीज़ का एकदम नियम है इसके यहाँ। तो अब इंद्र नारायण घबरा जाते हैं, कहते हैं चलो चलो। तो श्रीपत ठहाका लगाने लगता है। कहता है, वाह जीजा जी वाह, चल गया ना आप पर भी अंजू दीदी का जादू। अजी साहब, अगर आपका जी बातें सुनने को चाहता है तो बातें सुनिए, और सोने को चाहता है तो सोइए। श्रीपत भी कह रहा है कि अगर आपका मन कर रहा है बात करने का मुझसे तो बातें करिए, और सोने का मन कर रहा है तो सो जाइए। तो अंजलि कहती है, चलिए, मैं कहती हूँ इसकी बातें कभी ख़त्म ना होंगी। नाना जी कहा करते थे कि आराम की बेला में आराम किया जाता है। तो श्रीपत कहता है, आराम करना चाहिए। अरे दीदी, कभी समय नियत करके भी आराम किया जा सकता है। आराम किया जाता है जब आराम को जी चाहे। जीजा जी के सोने का वक्त है और मैं सोकर उठा हूँ। सुलाकर देख लो साथ साथ कौन ज़्यादा सोता है। और ज़ोर से ठहाका मारता है। मतलब मैं सो के उठा हूँ, फिर भी मुझे दोबारा सुलाओगी तो सो जाऊँगा, और जीजा जी को सोने का वक्त है फिर भी उन्हें नींद नहीं आएगी। इतना ज़बरदस्ती उनके साथ किया जा रहा है, सोइए सोइए, जगिए जगिए, तो उनको सुकून की नींद कहाँ आएगी? तो भी वो जगे ही रहेंगे क्योंकि उनकी अभी सोने की इच्छा ही नहीं है, ज़बरदस्ती उन्हें सुलाया जा रहा है। तो वही कहता है ये। तो अंजलि कहती है, अच्छा हम चलते हैं, तुम उठो और नहाकर खाना खा लो। आराम का वक्त है, नौकर भी कुछ आराम कर लें। और पति से कहती है कि आप चलिए। इंद्र नारायण श्रीपत को आंख से संकेत करते हुए अंजू से कहते हैं कि तुम बिस्तर बिछवा दो अंजू, मैं आता हूँ। तो अंजलि कहती है, बिस्तर तैयार है। तो इंद्र नारायण कहता है, आखिर वो वकील है ना, तो कहता है कि तो ज़रा दफ्तर में पंखा रखवा दो, छत का पंखा ख़राब है और मैं आज वहीं सोऊंगा।
सोऊंगा क्या, लेटे लेटे आराम भी कर लूँगा और एक केस के बारे में रूलिंग भी देख लूँगा। राधो से कह दो कि खस की टट्टी पर जरा पानी छिड़क दे, कमरा ठंडा न हुआ तो मुझसे बैठा न जाएगा। तो अंजलि जाते हुए कहती है कि ठीक है, जल्दी आ जाइएगा, फिर आपको जाना भी होगा ना 4 बजे। और ये कह के चली जाती है। श्रीपत बढ़कर वकील साहब के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, मैं कहता हूँ क्या हो गया है जीजाजी आपको? कसम आपकी, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। क्या तिलांजलि दे दी जिंदगी के रस रंग को आपने। इंद्र नारायण लंबी सांस भरते हुए कंधे को झटकाकर कहते हैं, अरे भाई, समझौता करना ही पड़ता है जीवन में। तो श्रीपत कहता है, समझौता ही किया है ना आपने? समझौता जरूर करना चाहिए। तो फिर दिलकुशा के वादे का क्या रहा? कुछ दोस्त इकट्ठे होंगे, एक सांस तो गुजारी जाए वहाँ। तो इंद्र नारायण कहते हैं, नहीं भाई, मैंने तो श्रीपत कहते हैं, अरे जीजा जी, अब मुझसे न उड़िए। फौजदारी के वकील और पारसाई, मुझसे समझौता नहीं हो सकता। इतने वर्षों के बाद मुलाकात हुई है आपसे तो इंद्र नारायण कहता है, लेकिन भाई अंजो। तो श्रीपत कहते हैं कि उसे आप समझाइए और निकालिए कोई तरकीब। तो श्रीपत कहते हैं, इंद्र नारायण कहते हैं कुछ और पास आकर श्रीपत के भेद भरे स्वर में कहते हैं, लेकिन भाई उस लड़की का क्या हुआ? तो इंद्र नारायण कहते हैं, श्रीपत कहते हैं, किस लड़की का? तो वो कहते हैं कि अरे भाई, वही जो तुम्हें किसी स्टेशन पर मिली थी, जिसके लिए तुम 3rd क्लास के डिब्बे में। अब देखिए, इनका इंटरेस्ट था उससे बातें करने में, इनकी बहुत इच्छा थी कि मैं बात करूं उससे, श्रीपत से जानूं, लेकिन अब बीवी के डर से वो बात नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। तो श्रीपत हंस के कहता है, अरे जीजा जी, तो जब मैंने उसे देखा अपना डिब्बा छोड़कर उसके डिब्बे में जाके सवार हुआ, तब तक अंजलि हाथ में एक सफ़ेद चादर लिए आती है। वो अकेले क्यों छोड़े भाई इनको? अंजलि चादर मेज पर बिछाते हुए कहती है कि आप अभी यहीं तक बातें कर रहे हैं, मैं कहती हूँ ना कि चल के कुछ आराम कीजिए, फिर आपको जाना होगा, और आप हैं कि बैठ के बातें कर रहे हैं। तो अब इंद्र नारायण घबरा जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई चलो चलो, और उसके पीछे चलते जाते हैं। फिर दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। तो श्रीपत हंसने लगता है अपने आप में और कहता है कि इस घर के लोग भी पुर्जे हैं, कसम भगवान की, मशीन के पुर्जे हो गए हैं ये लोग। कुर्सी घसीट कर बैठ जाता है और टांगे मेज पर रख लेता है और मुन्नी प्रवेश करती है। मुन्नी नौकरानी है, श्रीपत से कहती है कि जी आप खाना खा लीजिए, कब से पड़ा ठंडा हो रहा है। तो श्रीपत कहता है कि आप मेरा मतलब है कि आपसे मेरा परिचय नहीं, आइए बैठिए, और कुर्सी की ओर संकेत करता है कि आइए कुर्सी पे बैठिए, मैं आपको जानता नहीं हूँ, परिचय किया जाए। तो मुन्नी कहती है कि जी मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। तो श्रीपत खूब ठहाका मारता है और कहता है कि तुम नौकरानी हो, और मैं समझा कि तुम अंजू दीदी की कोई ननद वनद हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो कहती है कि जी मुझे मुन्नी कह के आप पुकार सकते हैं। तो श्रीपत कहते हैं, अरे मुन्नी तो नन्ही मुन्नी सी लड़की को कहते हैं, और तुम तो कसम तुम्हारी अब नन्ही मुन्नी नहीं रही हो, आओ जरा बैठो। टांगे मेज के नीचे कर लेता है और मेज पर कोहनियाँ टिकाकर थोड़ी हथेलियों पर रख लेता है। तो मुन्नी कहती है, जी आप पहले खाना खा लीजिए। तो श्रीपत कहता है, अजी खाने क्या हैं, खाए लेते हैं, तुम जरा बैठो।
तो मुन्नी कहती है कि आप खाना खा लीजिए, हम लोगों के आराम का समय है। तो श्रीपत कहता है, आराम का समय, आराम का समय, कसम तुम्हारी, मैं तो पागल हो जाऊंगा सुन सुन के। इस घर में जिसको देखो उसके आराम का समय है। किसी नपे तुले वक्त में भी आराम किया जा सकता है कभी? मुझसे यदि कहा जाए कि अब 1 बज गया है, तुम्हारे सोने का समय है, सो जाओ ताकि 2 बजे उठ सको, तो कसम तुम्हारी मेरी पलकें भी भारी ना हो। मेरे कानों में 1 बजे ही 2 बजने लगे। नींद आती है जब आती है, चाहने पर कभी नहीं आती। क्यों मुन्नी, तुम बधे वक्त का यह आराम पसंद है? तो मुन्नी कहती है, जी मैं तो श्रीपत कहता है, और हमारे घर में किसी तरह का बंधन नहीं है। बात असल में यह है कि स्वर्गीय नाना जी ने अंजू दीदी के दिमाग को जगड़ रखा है। वे भी तानाशाह थे, सदा अपनी राय दूसरों पर लादा करते थे, लेकिन हमारे घर में ऐसा करना महापाप समझा जाता है। कसम तुम्हारी मुन्नी, तुम 4 दिन हमारे घर में रहकर तो देखो कितनी आज़ादी है वहाँ। दिन के हर वक्त तुम्हें वहाँ कोई ना कोई नौकर सोता हुआ मिलेगा। और हंसता है, कहता है कि जब मालिक सोते हैं तो नौकर क्यों ना सोए। तो मुन्नी कहती है कि जी आप खाना खा लीजिए। तो श्रीपत कहता है, मैं कहता हूँ कसम तुम्हारी मुन्नी, मम्मी तुम्हें बड़ा पसंद करेगी। मैं अंजू दीदी से तुम्हें मांग लूँगा। तो मुन्नी लटकते हुए कृतज्ञता भरे स्वर में कहती है, जी आपकी बड़ी कृपा है साहब, पर आप खाना तो खा लीजिए। अंजलि बैठक से आवाज़ लगाती है, मुन्नी तुम क्या कर रही हो यहाँ? चलो जाकर आराम करो, फिर तुम्हें साँझ के नाश्ते का प्रबंध करना होगा। आज दोपहर के खाने ही को इतनी देर हो गई। मतलब उसको सबकी चिंता है कि नौकरानी भी मेरी सोई है कि नहीं सोई है। तो मुन्नी कहती है, मेम साहब मैं साहब को खाना। तो अंजलि कहती है, तुम जाओ, मैं खाना देती हूँ इनको। तो मुन्नी कहती है, आप आराम कीजिए मेम साहब। तो अंजलि कहती है, मैं जो कहती हूँ तुम जाओ आराम करो, मैं दे दूँगी खाना। तो मुन्नी कहती है, बहुत अच्छा मेम साहब, और विवश होके चली जाती है। तो अंजलि कहती है कि सदाचार तो तुम्हें छू भी न गया श्रीपत, मेरी नौकरानी पर ही डोरे डालने लगे। तो श्रीपत कहता है, अरे दीदी नौकरानी भी तो तुम्हारी गजब की है। मेरी कसम दीदी, इसे हमारे यहाँ भेज दो। तो अंजलि कहती है, शर्म तो नहीं आती श्रीपत, न बहन का ध्यान न बहनोई का, न सदाचार का न शिष्टता का। यही सिखाया है तुम्हें मम्मी और पापा ने? मैं तो भगवान का धन्यवाद देती हूँ कि नाना जी ने मुझे गोद ले लिया, नहीं तो मम्मी पापा के पास रहती तो मैं भी तुम्हारी तरह हो जाती। तो श्रीपत कहता है कि तुम्हारे नाना जी की कसम दीदी, इस नौकरानी को हमारे यहाँ भेज दो। तो अंजलि चिढ़ जाती है और चिढ़ के कहती है, उठो श्रीपत, अभी जी नहीं भरा तुम्हारा इतना समय गवा के। चलो उठो, जाओ नहाओ, नहीं नहाते तो हाथ ही मुंह धो लो। तो श्रीपत कहता है, न मानो दीदी, ऐसी बनी सौरी नौकरानी रखोगी तो जीजा जी भी कभी फिसल जाएंगे। आदमी है ना आखिर बेचारे। तो अंजलि कहती है, अच्छा उठो यहाँ से, मेज की चादर बदल दूँ? अभी बदल कर गई थी कि तुमने फिर जूते टिका दिए इस पर। मैं पूछती हूँ, तुमने अभी तक यह भी नहीं सीखा कि खाने की मेज की चादर पे जूते नहीं रखे जाते, और चादर मेज पर बिछाने के काम आती है, तकिया बनाने के नहीं। उठो, मैं लाती हूँ नई चादर, तुम इतने में तैयार हो जाओ। चादर उठा के चली जाती है और श्रीपत मेज पर टांगे रख लेता है और गुनगुनाता है। श्रीपत कहता है, संतोष तो हो जाता, आशा तो उमग उठती, देते तो वचन, चाहे करते न वचन पूरा। अपने मामा को गाते सुनकर नीरज अपने कमरे से दबे पांव आता है। नीरज सरगोशी में कहता है, मामा जी। तो श्रीपत कहते हैं, आओ बेटे,
क्या वक्त पर आए हो, सुनो हम गा रहे हैं। और गाता है, यह आस का मारा दिल इस सोच में रहता है, होता कि नहीं होता अब उनका वचन पूरा। कहता है, क्यों बेटे, पसंद आया हमारा गाना? तो नीरज कहता है, आप बहुत अच्छा गाते हैं मामा जी, और सुनाइए। श्रीपत कहता है, बस बेटे, नहीं तुम चाहोगे कि क्रिकेट के कप्तान बदले गवैया बनो। रहने दो, मत ज़्यादा सुनो गाना। फिर दोनों हंसने लगते हैं। नीरज कहता है, मामा जी आप सोए नहीं? तो श्रीपत कहता है कि अभी सोकर उठा हूँ। नीरज, मैं सोया था मामा जी, पर नींद नहीं आई। मामा जी जरा आप मम्मी से कहिए कि मुझे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दें। श्रीपत उसे गोद में उठाते हुए कहता है कि मैं ज़रूर कहूँगा बेटा, तुम्हारी कसम। मैं यहाँ से जाते ही क्रिकेट का सारा सामान तुम्हें भेजूँगा, बैट, विकेटें, गेंदें, सब कुछ भेजूँगा। तुम हर रोज़ खेलना और अपने इस मामा जी के हक़ में दुआ करना। क्यों नीरज, याद रखोगे ना अपने मामा जी को? तो नीरज श्रीपत के गले से लिपट जाता है मामा जी कह के। तो अंजलि फिर दूसरे कमरे से आवाज़ लगाती है, नीरज क्या कर रहे हो तुम यहाँ? फिर चादर लिए हुए प्रवेश करती है और कहती है कि तुम्हारे तो सोने का समय है ना, तुम सोए नहीं? तो नीरज कहता है कि नींद नहीं आती मम्मी। अंजलि मेज पर चादर बिछा के कहती है, चल कर लेटो, आ जाएगी। नाना जी कहा करते थे कि नींद ना आए तो भी खाना खाने के बाद कुछ देर लेटना चाहिए। चलो अपने कमरे में चल कर आराम करो। और श्रीपत, अभी तक यहीं बैठे हो? जाओ, बाथरूम में सब कुछ रखा हुआ है, नहा लो अगर नहाना है तो, नहीं तो मुंह हाथ ही धो डालो, मैं खाना लाती हूँ। तो श्रीपत कहता है कि मुझे खाने की जरा भी इच्छा नहीं दीदी। तो अंजलि कहती है, तो फिर क्या खाओगे? तब तक बाहर खोंचे वाला आवाज़ देता है। खोंचे वाला कहता है, चाट, चटपटी, मसालेदार, पानी के बताशे, दही बड़े। श्रीपत कहता है, मैं तो कसम तुम्हारी दीदी, दही बड़े खाऊंगा। खोंचे वाला बाहर से आवाज़ देता है, दही के बड़े, दही के बड़े। तो श्रीपत कहता है, क्यों नीरज, खाओगे दही बड़े? नीरज बेचारा चुपचाप पड़ा हुआ है। श्रीपत कहता है, आओ तुम्हें दही बड़े खिलाएं। भागकर बैठक के बाहर वाले दरवाजे में जाकर आवाज़ देता है। श्रीपत कहता है, ओ चाट वाले, ला इधर दही बड़े और चाट खिला। अंजलि उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे बैठक में आती है और नीरज उसका आंचल पकड़े उसके पीछे खड़ा है। नीरज अपने मामा और चाट वाले की ओर लक्ष्य करके अनुनय के स्वर में कहता है, मम्मी। पर अंजलि उसका हाथ झटक देती है और क्रोध भरी दृष्टि से उसे देखती है। श्रीपत मुड़ के कहता है कि अरे दीदी, इस कोप दृष्टि से बच्चे की ओर क्यों देख रही हो? मैं कहता हूँ सब खाएंगे दही बड़े। फिर मुड़ के आवाज़ देता है, ओ दही बड़े वाले, इधर ला दही बड़े और पानी के बतासे। तो अंजलि कहती है, श्रीपत रहने दो, इसका पेट खराब हो जाएगा। तो श्रीपत कहता है कि अगर तुमने बचपन ही में इसका पेट ऐसा कमज़ोर बना दिया तो कसम तुम्हारी दीदी, बड़े होते होते निश्चय ही खराब होकर रहेगा। तो अंजलि कहती है कि मैं पूछती हूँ कि दही बड़े भी कोई खाने की चीज़ है? तो श्रीपत कहता है, अच्छा दीदी, तो उसके पास पानी के बतासे और मूंगी के लड्डू भी हैं, चटपटे और मसालेदार। नौकर को आवाज़ देता है, राधू राधू। राधू किचन से आता है, कहता है, जी साहब।
तो कहता है कि खोंचे वाला बाहर बैठा है, जाओ उसे पानी के बतासे और दही बड़े लाओ। और अंजलि से कहता है कि आओ दीदी, उड़ाएं दो दो। राधु से जो जाने को मुड़ता है और कहता है कि और सुनो, मूंगी के लड्डू भी ले आना अंजू दीदी के लिए। राधु चला जाता है। अंजलि कहती है, मुझे नहीं खाने मूंगी के लड्डू और पानी के बतासे। नाना जी कहा करते थे कि चाट सख्त बुरी चीज़ है। तो श्रीपत कहता है कि सख्त बुरी चीज़ है, लेकिन कभी कभी बुरी बात भी कर देखनी चाहिए। बहुत भलाई को भगवान पसंद नहीं करता। जिस तरह सुंदर बच्चों को कुदिठी से बचाने के लिए उनके माथे पर काला टीका लगा दिया जाता है, उसी तरह मित्र शत्रुओं की बुरी नज़र से अपनी भलाई की रक्षा करने को मैं कभी कभार ऐसी वैसी बुरी बात कर लिया करता हूँ, तभी तो आज दिन तक मेरी भलाई उसी तरह बनी है। तो अंजलि कहती है व्यंग से भलाई, और एक तिक्त मुस्कान उसके ओठों पे फैल जाती है। क्या बात है तुम्हारी भलाई की, तुम्ही को मुबारक हो या तुम्हारी भलाई। तब तक इंद्र नारायण भी दफ्तर के दरवाजे से झांकते हैं और कहते हैं, भाई क्या बात है, झगड़ क्यों रहे हो। श्रीपत की ओर देख के शरारत से आंख दबाते हैं और कहते हैं कि मैं तो सो ही गया था अंजू, तुम्हारे जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनी तो चला आया। अंजलि कहती है कि यह श्रीपत नीरज को दही बड़े खिला रहा है। तो श्रीपत कहता है, आइए जीजा जी आइए, आप भी दही बड़े बिकने आए हैं, पानी के बतासे हैं और चाट, आइए कुछ खाते हैं। तो इंद्र नारायण कहता है कि भाई मैंने तो 6 वर्ष से कभी चाट को मुंह भी नहीं लगाया। तब तक अनिमा हंसती हुई प्रवेश करती है और कहती है कि हाँ, जीजा जी ने तो केवल दोने ही देखे हैं चाट के, कभी चाट नहीं खाया 6 वर्षों से। तो श्रीपत कहता है, भाई क्या खूब मौके पर आई हो अन्नो, तुम्हारी कसम दही बड़े आए हैं फर्स्ट क्लास। जीजा जी ने भी 6 बरस से चख कर नहीं देखे, और मुझे भी भगवान झूठ न बुलाए, सदियाँ गुजर गई हैं उनकी सूरत देखे। आओ बैठो। और राधु को आवाज़ देता है कि राधु अब ले भी आ दही बड़े। तो अनिमा कहती है कि मैं नहीं खाती दही बड़े। तब तक बाहर से कुल्फ़ी वाले की आवाज़ आती है। कुल्फ़ी वाला कहता है, कुल्फ़ी मलाई का बर्फ़। तो श्रीपत कहता है कि लो कुल्फ़ी खाओ, तुम्हारी कसम कुल्फ़ी हो फिर ऊपर से मलाई वाली हो तो और क्या चाहिए। जोर से राधु को आवाज़ देता है और कहता है, राधु बैठाइयो कुल्फ़ी वाले को। फिर कहता है कि किसी ने कहा है कि भिन्नता जीवन का रस है, तो आए जो चाहे कुल्फ़ी खाए, जो चाहे दही बड़े और जो चाहे पानी के बतासे और चाट। सहसा वकील साहब की ओर मुड़ के कहता है, कहिए जीजाजी क्या खाएंगे। रुकिए नहीं, हाँ हाँ कह दीजिए जीजाजी, हाँ क्या खाएंगे। राधु एक बड़ी थाल में सभी चीज़ों की प्लेटें रखकर ले आता है और श्रीपत उससे लेकर तिपाई पर रखता है। इंद्र नारायण प्रकट उदासीनता से कहते हैं कि मैं तो पानी के बतासे ही ले लूँगा। तो श्रीपत कहता है, तुम नीरज तुम क्या लोगे। तो नीरज कहता है, मैं कुल्फ़ी लूँगा। फिर अंजलि कहती है, फिर पड़े रहोगे बीमार पेचिश से कई दिन। पर श्रीपत अंजू की बात को अनसुनी करके और अन्नो से पूछता है कि तुम क्या लोगी अन्नो। तो अन्नो कहती है कि मैं मूंगी के लड्डू लूँगी। तो श्रीपत कहता है, अरे मुन्नी और दूसरे नौकर को भी बुलवा लो, इस घर में तो उन्हें भी युग बीत गए होंगे इन चीज़ों की शक्ल देखे। कहो दीदी, तुम कुल्फ़ी लोगी, दही बड़े खाओगी, मूंगी के लड्डू खाओगी, चाट खाओगी या सभी चीज़ें खाओगी। अंजलि जलकर लगभग चीखते हुए कहती है कि नाना जी कहा करते थे
कि दुनिया में 3 तरह के आदमी होते हैं। एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की तरह। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका कथन। और दूसरा वो जो आप भी नहीं चलते पर चलाओ तो चले जाते हैं, गाड़ी के डिब्बों की तरह। और तीसरा वो जो ना आप चलते हैं और ना दूसरों को चलने देते हैं, ब्रेक की तरह। और नाना जी कहा करते थे कि श्रीपत ब्रेक की तरह है। तो श्रीपत गगन भेदी ठहाका लगाता है और कहता है, ब्रेक है ब्रेक। वाह दीदी वाह, लाख रुपए की बात कही तुमने। थाल से कुल्फी का प्लेट उठाता है और कहता है, लो इसी बात पे कुल्फी हो जाए। अंजलि चिढ़ के कहती है, मैं नहीं खाती कुल्फी। तो श्रीपत कहता है, लो नीरज तुम लो कुल्फी, दीदी पानी के बतासे लेगी। ट्रे से पानी के बतासों की तस्करी लेकर कहता है, लो पानी के बतासे। तो अंजलि झुझला कर कहती है, मुझे नहीं चाहिए पानी के बतासे। श्रीपत कहता है, लीजिए जीजाजी आप पानी के बतासे लीजिए, दीदी तो मूंगी के लड्डू लोगी। लो दीदी मूंगी के लड्डू। तो अंजलि बेतरह खींच के कहती है, रखो ये मूंगी के लड्डू अपने पास ही, मैं तो इनके बिना ही भली हूँ। तो श्रीपत कहता है, अंजलि की चिड़चिड़ाहट की ओर ध्यान दिए बिना कहता है कि लो अन्नो तुम लो ये मूंगी के लड्डू, दीदी का असल में जी है दही बड़ा खाने को। और दही बड़ा उठाता है, कहता है, लो दीदी दही बड़े, मसाला भी देखो कैसा चटपटा है। अंजलि क्रोध से चिल्लाती है और कहती है, श्रीपत तुम्हें शर्म नहीं आती। तो श्रीपत कहता है कि तुम्हारी इच्छा दीदी, दही बड़े फिर हम ही खा लेते हैं नहीं खाओगी तो। और दही बड़ा मुंह में रख लेता है। अंजलि अपने पति से कहती है, मैं कहती हूँ आप मस्त होकर पानी के बतासे उड़ा रहे हैं, कुछ ख्याल भी है? अब क्या समय हो रहा है? 4 बजने को हैं। श्रीपत चौंक के, क्या कहा? 4 बजने को हैं? दही बड़े की तस्करी खट से रख देता है और कहता है, मेरा कुर्ता कहाँ है? जल्दी जल्दी खाने के कमरे में जाकर कुर्सी से कुर्ता उठाकर उसे बाहों में उड़सता हुआ वापस आ जाता है। तो इंद्र नारायण कहता है, क्यों, क्या बात है? तो श्रीपत कहता है कि मुझे 4 बजे दिलकुशा पहुंचना है, मेरे मित्र 4 बजे वहां पहुंच रहे हैं। राधु मेरा बिस्तर उठाओ, तांगा रास्ते में ही पकड़ लेंगे। और दूसरा दही बड़ा उठा के मुंह में रख लेता है। राधु चला जाता है। तो अंजलि कहती है, पर बिस्तर का क्या करोगे? तो श्रीपत कहता है, उधर ही स्टेशन पर चला जाऊंगा, 7 बजे की गाड़ी से जाना है मुझे। तो अंजलि कहती है कि बिस्तर तो मैंने खुलवा दिया। तो श्रीपत कहता है, अच्छा तो राधु के हाथ भिजवा देना दिलकुशा होटल में। तो अंजलि कहती है कि गंदा था, पानी के टब में पड़ा है। तो श्रीपत ठहाका लगाता है, कहता है, अरे दीदी, खैर जब धुल जाए तब भिजवा देना, अब तो मैं चलता हूँ। तो अंजलि कहती है कि मुझे क्या मालूम था कि तुम झंझा की तरह आओगे और तूफान की तरह चले जाओगे। श्रीपत हंसता है और कहता है कि भगवान ने चाहा तो फिर आऊँगा अंजू दीदी, और धूल की तरह टिक कर बैठूँगा। अच्छा तो चलता हूँ, नमस्ते। हंसता हुआ दोनों हाथ मस्तक तक ले जाता है और चल देता है। अंजलि कहती है, अरे तो राधु कहाँ है? उससे कहो तांगा लाए। आगे के दरवाजे से निकल जाती है और वकील साहब श्रीपत को एक और ले जाते हैं। और इंद्र नारायण उसके कंधे को एक हाथ से थपथपाते हुए सरगोशी में कहते हैं, क्यों भाई, सचमुच जा रहे हो? तो श्रीपत वैसे ही धीमी आवाज़ में कहता है, अरे जीजा जी, आज कौन जाता है? रात तो दिलकुशा में दिलकशी में रहेगी, कहिए आप भी चलेंगे तो इंद्र नारायण कहते हैं, अच्छा भाई, तुम तो बड़े गुरु निकले।
दही बड़े की प्लेट तो यूं खट से रख दी मेज पर, जैसे बड़े लाट साहब से मिलने जा रहे हो। कहो कुछ वह भी। श्रीपत कहता है, और अंजू दीदी समझती है बड़े बरखुरदार किस्म के पति हैं आप। तो इंद्र नारायण कहते हैं, अरे भाई, समझौता करना ही पड़ता है। तुम आ गए हो? नहीं, हम और देखे स्वर्ग की रंगरेलियों के स्वप्न। दबी सी हंसी हंसते कहता है। तब तक अंजलि प्रवेश करती है। अंजलि कहती है, लीजिए आ गया तांगा, खाली जा रहा था, आवाज़ देकर बुला लिया। तो इंद्र नारायण कहते हैं, अंजो, मैं जरा श्रीपत को स्टेशन तक पहुंचा आऊं? तो अंजलि कहती है, हाँ पहुंचा आइए, पर देर करके ना आइएगा। नीरज मामा जी कह के श्रीपत से चिपक जाता है। श्रीपत उसे चूमकर प्यार से अलग करता है, कहता है कि हम नीरज बेटे के लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे। दीदी, इसे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दो, बड़ा होकर निश्चय ही क्रिकेट का कप्तान बनेगा। फिर अनिमा की ओर मुड़ के कहता है, अन्नो, मुद्दत के बाद मिले थे, पर अब के फिर मिले तो आशा है तुम भी अंजू दीदी की तरह हमारे एक नए जीजा जी को बांधे हुए होगी। और स्वयं ठहाका मारता है, कहता है, और अंजू दीदी नमस्ते। दुआ है कि हमारे नाना जी का जादू तुम्हारे सिर से उतरे और तुम भी देखो कि चाट आखिर कोई वैसी बुरी चीज़ नहीं है। फिर ठहाका मारता है और कहता है, चलिए जीजा जी। नीरज कहता है, मामा जी नमस्ते। लेकिन नीरज का स्वर राधू, मुन्नी और अन्नू के नमस्ते नमस्ते में डूब जाता है। श्रीपत वकील साहब के साथ सबकी नमस्ते का उत्तर देते हुए निकल जाता है। नीरज प्रसन्नता से उछल के कहता है, मामा जी हमारे लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे। अंजलि क्रोध से मुड़ के कहती है, चल हाथ धो और किताबें लेकर बैठ, भेजेंगे तुम्हारे लिए क्रिकेट का सामान मामा जी। गणित के मास्टर साहब आने वाले होंगे, चल पढ़। नीरज कहता है, मम्मी। अंजलि कहती है, मैं कहती हूँ चल। लेके बैठ गया कुल्फी खाने, जैसे कभी मिली ही ना कोई चीज़ खाने को। अन्नो, तुम जरा इसके हाथ धुलाना और बैठाना इसे पढ़ने की मेज पे। कमरे में चारों ओर नज़र घुमाती है और कहती है, क्या हाल हो गया है चंद घंटों में कमरे का। नौकर को आवाज़ देती है, कहती है, राधू राधू। सिगरेट के एक टुकड़े को जो फर्श पे पड़ा सुलग रहा था जाकर पाँव से मसल के बुझाती है और कहती है कि अगर कुछ दिन और रह जाता ये तो मैं सचमुच जाकर सेना में भर्ती हो जाती। अभी चादर बदली ही थी कि फिर गंदी कर दिया था। नौकर को आवाज़ देती है, कहती है, राधू। राधू आते हुए कहता है, जी मेम साहब। अंजलि कहती है, उठाइए सब चाट, दही बड़े और मूंगी के लड्डू, तुम और मुन्नी खा लेना, और ये मेज साफ कर, चादर लाकर बदलूं, चाय का समय हो गया। राधू चुपचाप समय उठाने लगता है। अंजलि की नज़र घड़ी पर चली जाती है। अंजलि चौंक जाती है और कहती है, अरे यह घड़ी रुक गई। राम राम राम, मैं भी चाबी देना भूल गई। 10 बरस से बकायदा चाबी देती आ रही हूँ। नाना जी कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। मेज को दीवार के साथ करके उस पर चढ़कर घड़ी को चाबी देती है। अंजलि कहती है, मेरे घर में ब्रेक का क्या काम, मेरा घर इसी घड़ी की तरह चलेगा लगातार सांझ सवेरे। घड़ी टिक टिक करने लगती है, टिक टिक टिक, और कोई चीज़ इस नियम को तोड़ ना सकेगी। सहसा घड़ी की टिक टिक बंद हो जाती है और कहती, अरे यह फिर खड़ी हो गई। राधू। राधू जो सामान समेट कर जाने को होता है अपनी मालकिन की ओर प्रश्न सूचक की दृष्टि से ताकता है। अंजलि कहती है, घड़ी टूट गई राधू, शायद मैंने इसे ज़्यादा चाबी दे दी। अंजलि दोनों हाथ उठाए परेशान सी मेज पर खड़ी है। पर्दा गिरता है और यहाँ पे हमारा पहला अंक समाप्त होता है।
ठीक, तो पहला अंक में 3 दृश्य थे, हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये नाटक समझ में आ रहा होगा, अच्छा लगेगा। तो अब अगले क्लास में हम लोग इस नाटक का दूसरा अंक देखेंगे। दूसरे अंक में भी आपको 3 दृश्य देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सभी के यहाँ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे शीघ्र ही अगले क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।